आज आप मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानी मंदी सुनने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए नई कहानी लेकर आते रहेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चेयरिंग क्रास पर पहुंचकर मैंने देखा कि उस वक्त वहां मेरे सिवा एक भी आदमी नहीं है। एक बच्चा जो अपनी आया के साथ वहां खेल रहा था, अब उसके पीछे भागता हुआ ठंडी सड़क पर चला गया था। घाटी में एक जली हुई इमारत का जीना इस तरह शून्य की तरफ झांक रहा था, जैसे सारे विश्व को आत्महत्या की प्रेरणा और अपने ऊपर आकर कूद जाने का निमंत्रण दे रहा हो। आसपास के विस्तार को देखते हुए उस निस्तब्ध एकांत में मुझे हार्डी के एक लैंडस्केप की याद हो आई, जिसके कई पृष्ठों के वर्णन के बाद मानवता दृश्यपट पर प्रवेश करती है, अर्थात एक छकड़ा धीमी चाल से आता दिखाई देता है। मेरे सामने भी खुली घाटी थी, दूर तक फैली पहाड़ी श्रृंखलाएं थीं, बादल थे, चेयरिंग क्रास का सुनसान मोड़ था, और यहां भी कुछ उसी तरह मानवता ने दृश्यपट पर प्रवेश किया, अर्थात एक 50-55 साल का भला आदमी छड़ी टेकता दूर से आता दिखाई दिया। वह इस तरह इधर उधर नजर डालता चल रहा था, जैसे देख रहा हो कि जो ढेले पत्थर कल वहां पड़े थे वे आज भी अपनी जगह पर हैं या नहीं। जब वह मुझसे कुछ ही फासले पर रह गया तो उसने आंखें 3/4 बंद करके छोटी छोटी लकीरों जैसी बना ली और मेरे चेहरे का गौर से मुआयना करता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे पास आने तक उसकी नजर ने जैसे फैसला कर लिया और उसने रुककर छड़ी पर भार डाले हुए पल भर के वक्फे के बाद पूछा, यहां नए आए हो? जी हां, मैंने उसकी मुरझाई हुई पुतलियों में अपने चेहरे का साया देखते हुए जरा संकोच के साथ कहा। मुझे लग रहा था कि नए ही आए हो। वह बोला, पुराने लोग तो सब अपने पहचाने हुए हैं। आप यहीं रहते हैं? मैंने पूछा। हां, यहीं रहते हैं, उसने विरक्ति और शिकायत के स्वर में उत्तर दिया। जहां का अन्न जल लिखाकर लाए थे वहीं तो न रहेंगे, अन्न जल मिले चाहे न मिले। उसका स्वर कुछ ऐसा था जैसे मुझसे उसे कोई पुराना गिला हो। मुझे लगा कि या तो वह बेहद निराशावादी है या उसे पेट का कोई संक्रामक रोग है। उसकी रस्सी की तरह बंधी टाई से यह अनुमान होता था कि वह एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है जो अब अपनी कोठी में सेब का बगीचा लगाकर उसकी रखवाली किया करता है। आपकी यहां पर अपनी जमीन होगी? मैंने उत्सुकता न रहते हुए भी पूछ लिया। जमीन? उसके स्वर में और भी निराशा और शिकायत भर आई। जमीन कहां जी? और फिर जैसे कुछ खींच और कुछ व्यंग्य के साथ सिर हिलाकर उसने कहा, जमीन? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या कहना चाहिए। उसी तरह छड़ी पर भार दिए मेरी तरफ देख रहा था। कुछ क्षणों का वह खामोश अंतराल मुझे विचित्र सा लगा। उस स्थिति से निकलने के लिए मैंने पूछ लिया, तो आप यहां कोई अपना निज का काम करते हैं? काम क्या करना है जी? उसने जवाब दिया, घर से खाना अगर काम है तो वही काम करते हैं, और आजकल काम रह क्या गए हैं, हर काम का बुरा हाल है। मेरा ध्यान पल भर के लिए जली हुई इमारत के जीने की तरफ चला गया। उसके ऊपर एक बंदर आ बैठा था और सिर खुजलाता हुआ शायद यह फैसला करना चाह रहा था कि उसे कूद जाना चाहिए या नहीं। अकेले आए हो? अब उस आदमी ने मुझसे पूछ लिया। जी हां, अकेला ही आया हूं, मैंने जवाब दिया। आजकल यहां आता ही कौन है? वह बोला, यह तो बेयाबान जगह है, सैर के लिए अच्छी जगहें हैं, शिमला, मंसूरी वगैरह, वहां क्यों नहीं चले गए? मुझे फिर से उसकी पुतलियों में अपना साया नजर आ गया, मगर मन होते हुए भी मैं उससे यह नहीं कह सका कि मुझे पहले पता होता कि वहां आकर मेरी उससे मुलाकात होगी तो मैं जरूर किसी और पहाड़ पर चला जाता। खैर, अब तो आ ही गए हो। वह फिर बोला, कुछ दिन घूम फिर लो, ठहरने का इंतजाम कर लिया है? जी हां, मैंने कहा। कथलक रोड पर एक कोठी ले ली है। सभी कोठियां खाली पड़ी हैं। वह बोला, हमारे पास भी एक कोठरी थी, अभी कल ही 2 रुपये महीने पर चढ़ाई है, 2-3 महीने लगी रहेगी, फिर 2-4 रुपये डालकर सफेदी करा देंगे, और क्या। फिर 2-1 क्षण के बाद उसने पूछा, खाने का क्या इंतजाम किया है? अभी कुछ नहीं किया, इस वक्त इसी ख्याल से बाहर आया था कि कोई अच्छा सा होटल देख लूं जो ज्यादा महंगा भी ना हो। नीचे बाजार में चले जाओ, वह बोला, नत्था सिंह का होटल पूछ लेना, सस्ते होटलों में वही अच्छा है, वहीं खा लिया करना, पेट ही भरना है, और क्या। और अपनी नहूसत मेरे अंदर भरकर वह पहले की तरह छड़ी टेकता हुआ रास्ते पर चल दिया। नत्था सिंह का होटल बाजार में बहुत नीचे जाकर था। जिस समय मैं वहां पहुंचा, बूढ़ीढ़ा सरदार नत्था सिंह और उसके दोनों बेटे अपनी दुकान के सामने हलवाई की दुकान में बैठे हलवाई के साथ ताश खेल रहे थे। मुझे देखते ही नत्था सिंह ने तपाक से अपने बड़े लड़के से कहा, उठ बसंते,
ग्राहक आया है। बसंते ने तुरंत हाथ के पत्ते फेंक दिए और बाहर निकल आया। क्या चाहिए साहब? उसने आकर अपनी गद्दी पर बैठते हुए पूछा। एक प्याली चाय बना दो, मैंने कहा। अभी लीजिए। और वह केतली में पानी डालने लगा। अंडे वंडे रखते हो? मैंने पूछा। रखते तो नहीं, पर आपके लिए अभी मंगवा देता हूं, वह बोला। कैसे अंडे लेंगे, फ्राई या आमलेट? आमलेट, मैंने कहा। जा हरबंसे, भागकर ऊपर वाले लाला से 2 अंडे ले आ, उसने अपने छोटे भाई को आवाज दी। आवाज सुनकर हरबंसे ने भी झट से हाथ के पत्ते फेंक दिए और उठकर बाहर आ गया। बसंते से पैसे लेकर वह भागता हुआ बाजार की सीढ़ियां चढ़ गया। बसंता केतली भट्ठी पर रखकर नीचे से हवा करने लगा। हलवाई और नत्था सिंह अपने अपने पत्ते हाथ में लिए थे। हलवाई अपने पाजामे का कपड़ा उंगली और अंगूठे के बीच में लेकर जांघ खुजलाता हुआ कह रहा था, अब चढ़ाई शुरू हो रही है नत्था सिंह। हां, अब गर्मियां आई हैं तो चढ़ाई शुरू होगी ही। नत्था सिंह अपनी सफेद दाढ़ी में उंगलियों से कंघी करता हुआ बोला। 4 पैसे कमाने के यही तो दिन है। पर नत्था सिंह, अब वह पहले वाली बात नहीं है, हलवाई ने कहा। पहले दिनों में 1000-1200 आदमी इधर को आते थे, 1000-1200 उधर को जाते थे, तो लगता था कि हां, लोग बाहर से आए हैं। अब भी आ गए 150 तो क्या है, 150 की भी बड़ी बरकत है, नत्था सिंह धार्मिकता के स्वर में बोला। कहते हैं आजकल किसी के पास पैसा ही नहीं रहा। हलवाई ने जैसे चिंतन करते हुए कहा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। 2-4 साल सबके पास पैसा हो जाता है, फिर एकदम सबके सब भूखे नंगे हो जाते हैं, जैसे पैसों पर किसी ने बांध बांध कर रखा है। जब चाहता है छोड़ देता है, जब चाहता है रोक लेता है। सब करनी करतार की है। कहता हुआ नत्था सिंह भी पत्ते फेंक कर उठ खड़ा हुआ। करतार की करनी कुछ नहीं है, हलवाई बेमन से पत्ते रखता हुआ बोला। जब करतार पैदावार उसी तरह करता है तो लोग क्यों भूखे नंगे हो जाते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। नत्था सिंह ने दाढ़ी खुजलाते हुए आकाश की तरफ देखा, जैसे खींच रहा हो कि करतार के अलावा दूसरा कौन है जो लोगों को भूखे नंगे बना सकता है। करतार को ही पता है। पल भर बाद उसने सिर हिलाकर कहा, करतार को कुछ पता नहीं है। हलवाई ने ताश की गड्डी फटी हुई डब्बी में रखते हुए सिर हिलाकर कहा और अपनी गद्दी पर जा बैठा। मैं यह तय नहीं कर सका कि उसने करतार को निर्दोष बताने की कोशिश की है या करतार की ज्ञान शक्ति पर संदेह प्रकट किया है। कुछ देर बाद मैं चाय पीकर वहां से चलने लगा तो बसंते ने कुल 6 आने मांगे। उसने हिसाब भी दिया। 4 आने के अंडे, 1 आने का घी और 1 आने की चाय। मैं पैसे देकर बाहर निकला तो नत्था सिंह ने पीछे से आवाज दी, भाई साहब, रात को खाना भी यहीं खाइएगा। आज आपके लिए स्पेशल चीज बनाएंगे, जरूर आइएगा। उसके स्वर में ऐसा अनुरोध था कि मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सोचा कि उसने 6 आने में क्या कमा लिया है जो मुझसे रात को फिर आने का अनुरोध कर रहा है। शाम को सैर से लौटते हुए मैंने बुक एजेंसी से अखबार खरीदा और बैठकर पढ़ने के लिए एक बड़े से रेस्तरां में चला गया। अंदर पहुंचकर देखा कि कुर्सियां, मेज और सोफे करीने से सजे हुए हैं, पर न तो हॉल में कोई बैरा है और न ही काउंटर पर कोई आदमी है। मैं एक सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। एक कुत्ता जो उस सोफे से सटकर लेटा था, अब वहां से उठकर सामने के सोफे पर आ बैठा और मेरी तरफ देखकर जीभ लपलपाने लगा। मैंने एक बार हल्के से मेज को थपथपाया, बैरे को आवाज दी, पर कोई इंसानी सूरत सामने नहीं आई। अलबत्ता कुत्ता सोफे से मेज पर आकर अब और भी पास से मेरी तरफ जीभ लपलपाने लगा। मैं अपने और उसके बीच अखबार का पर्दा करके खबरें पढ़ता रहा। उस तरह बैठे हुए मुझे 15-20 मिनट बीत गए। आखिर जब मैं वहां से उठने को हुआ तो बाहर का दरवाजा खुला और पाजामा कमीज पहने एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसने दूर से सलाम किया और पास आकर जरा संकोच के साथ कहा, माफ कीजिएगा, मैं एक बाबू का सामान मोटर अड्डे तक छोड़ने चला गया था। आपको आए ज्यादा देर तो नहीं हुई? मैंने उसके ढीले ढाले जिस्म पर एक गहरी नजर डाली और उससे पूछ लिया, तुम यहां अकेले ही काम करते हो? जी, आजकल अकेला ही हूं, उसने जवाब दिया। दिन भर मैं यहीं रहता हूं। सिर्फ बस के वक्त किसी बाबू का सामान मिल जाए तो अड्डे तक दौड़ने चला जाता हूं। यहां का कोई मैनेजर नहीं है? मैंने पूछा। जी, मालिक आप ही मैनेजर हैं, वह बोला। वह आजकल अमृतसर में रहता है। यहां का सारा काम मेरे जिम्मे है। तुम यहां चाय वाय कुछ बनाते हो? चाय कॉफी, जिस चीज का ऑर्डर दें वह बन सकती है। अच्छा, जरा अपना मेन्यू दिखाना। उसके चेहरे के भाव से मैंने अंदाजा लगाया कि वह मेरी बात नहीं समझा। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे पास खाने पीने की चीजों की छपी हुई लिस्ट होगी,
वह ले आओ। अभी लाता हूं जी, कहकर वह सामने की दीवार की तरफ चला गया और वहां से एक गत्ता उतार लाया। देखने पर मुझे पता चला कि वह उस होटल का लाइसेंस है। यह तो यहां का लाइसेंस है, मैंने कहा। जी, छपी हुई लिस्ट तो यहां पर यही है। वह असमंजस में पड़ गया। अच्छा ठीक है, मेरे लिए चाय ले आओ, मैंने कहा। अच्छा जी, वह बोला। मगर साहब, और उसके स्वर में काफी आत्मीयता आ गई। मैं कहता हूं, खाने का टाइम है, खाना ही खाओ, चाय का क्या पीना, साली अंदर जाकर नाड़ियों को जलाती है। मैं उसकी बात पर मन ही मन मुस्कराया। मुझे सचमुच भूख लग रही थी, इसलिए मैंने पूछा, सब्जी अब्जी क्या बनाई है? आलू मटर, आलू टमाटर, भुर्ता, भिंडी, कोफ्ता, रायता। वह जल्दी जल्दी लंबी सूची बोल गया। कितनी देर में ले आओगे? मैंने पूछा। बस जी 5 मिनट में। तो आलू मटर और रायता ले आओ, साथ खुश्क चपाती। अच्छा जी, वह बोला। पर साहब, और फिर स्वर में वही आत्मीयता लाकर उसने कहा, बरसात का मौसम है, रात के वक्त रायता नहीं खाओ तो अच्छा है, ठंडी चीज है, बाज वक्त नुकसान कर जाती है। उसकी आत्मीयता से प्रभावित होकर मैंने कहा, तो अच्छा, सिर्फ आलू मटर ले आओ। बस अभी लो जी, अभी लाया, कहता हुआ वह लकड़ी के जीने से नीचे चला गया। उसके जाने के बाद मैं कुत्ते से जी बहलाने लगा। कुत्ते को शायद बहुत दिनों से कोई चाहने वाला नहीं मिला था। वह मेरे साथ जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाने लगा। 4-5 मिनट के बाद बाहर का दरवाजा फिर खुला और एक पहाड़ी नवयुवती अंदर आ गई। उसके कपड़ों और पीठ पर बंधी टोकरी से जाहिर था कि वह वहां की कोयला बेचने वाली लड़कियों में से है। सुंदरता का संबंध चेहरे की रेखाओं से ही हो तो उसे सुंदर कहा जा सकता था। वह सीधी मेरे पास आ गई और छूटते ही बोली, बाबूजी, हमारे पैसे आज जरूर मिल जाएं। कुत्ता मेरे पास था, इसलिए मैं उसकी बात से घबराया नहीं। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह फिर बोली, आपके आदमी ने एक किल्टा कोयला लिया था, आज 6-7 दिन हो गए, कहता था 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। मैं आज तीसरी बार मांगने आई हूं, आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने कुत्ते को बाहों से निकल जाने दिया। मेरी आंखें उसकी नीली पुतलियों को देख रही थीं। उसके कपड़े, पाजामा, कमीज, वास्कट, चादर और पटका सभी बहुत मैले थे। मुझे उसकी ठोड़ी की तराश बहुत सुंदर लगी। सोचा कि उसकी ठोड़ी के सिरे पर अगर एक तिल भी होता। मेरे 14 आने पैसे हैं, वह कह रही थी, और मैं सोचने लगा कि उसे ठोड़ी के तिल और 14 आने पैसे में से एक चीज चुनने को कहा जाए तो वह क्या चुनेगी। मुझे आज जाते हुए बाजार से सौदा लेकर जाना है, वह कह रही थी। कल सवेरे आना। उसी समय बैरे ने जीने से ऊपर आते हुए कहा। रोज मुझसे कल सवेरे बोल देता। वह मुझे लक्ष्य करके जरा गुस्से के साथ बोली, इससे कहिए कल सवेरे मेरे पैसे जरूर दे दे। इनसे क्या कह रही है, ये तो यहां खाना खाने आए हैं। बैरा उसकी बात पर थोड़ा हंस दिया। इससे लड़की की नीली आंखों में संकोच की हल्की लहर दौड़ गई। वह अब बदले हुए स्वर में मुझसे बोली, आपको कोयला तो नहीं चाहिए? नहीं, मैंने कहा। 14 आने का किल्टा दूंगी, कोयला देख लो। कहते हुए उसने अपनी चादर की तह में से एक कोयला निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये यहां आकर खाना खाते हैं, इन्हें कोयला नहीं चाहिए। अब बैरे ने उसे झिड़क दिया, आपको खाना बनाने के लिए नौकर चाहिए? लड़की बात करने से नहीं रुकी। मेरा छोटा भाई है, सब काम जानता है, पानी भी भरेगा, बर्तन भी मलेगा। तू जाती है यहां से कि नहीं? बैरे का स्वर अब दुत्कारने का सा हो गया। 8 रुपये महीने में सारा काम कर देगा। लड़की उस स्वर को महत्व न देकर कहती रही, पहले एक डॉक्टर के घर में काम करता था, डॉक्टर अब यहां से चला गया है। बैरे ने अब उसे बांह से पकड़ लिया और बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, चल चल जाकर अपना काम कर, कह दिया है उन्हें नौकर नहीं चाहिए, फिर भी बके जा रही है। मैं कल इसी वक्त उसे लेकर आऊंगी। लड़की ने फिर भी चलते चलते मुड़कर कह दिया। बैरा उसे दरवाजे से बाहर पहुंचाकर पास आता हुआ बोला, कमीन जात, ऐसे गले पड़ जाती हैं कि बस। खाना अभी कितनी देर में लाओगे? मैंने उससे पूछा। बस जी 5 मिनट में लेकर आ रहा हूं, वह बोला। आटा गूंथकर सब्जी चढ़ा आया हूं, जरा नमक ले आऊं, आकर चपातियां बनाता हूं। खैर, खाना मुझे काफी देर से मिला। खाने के बाद मैं काफी देर ठंडी गर्म सड़क पर टहलता रहा क्योंकि पहाड़ियों पर छिटकी चांदनी बहुत अच्छी लग रही थी। लौटते वक्त बाजार के पास से निकलते हुए मैंने सोचा कि नाश्ते के लिए सरदार नत्था सिंह से 2 अंडे उबलवाकर लेता चलूं। 10 बज चुके थे, पर नत्था सिंह की दुकान अभी खुली थी। मैं वहां पहुंचा तो नत्था सिंह और उसके दोनों बेटे पैरों के भार बैठे खाना खा रहे थे। मुझे देखते ही बसंते ने कहा, वह लो, आ गए भाई साहब।
हम कितनी देर इंतजार कर करके अब खाना खाने बैठे हैं। हरबंसा बोला, खास आपके लिए मुर्गा बनाया था। नत्था सिंह ने कहा, हमने सोचा था कि भाई साहब देख लें हम कैसा खाना बनाते हैं। ख्याल था 2-1 प्लेटें और लग जाएंगी, पर ना आप आए और न किसी और ने ही मुर्गे की प्लेट ली। हम अब तीनों खुद खाने बैठे हैं। मैंने मुर्गा इतने चाव से, इतने प्रेम से बनाया था कि क्या कहूं। क्या पता था कि खुद ही खाना पड़ेगा। जिंदगी में ऐसे भी दिन देखने थे। वे भी दिन थे कि जब अपने लिए मुर्गे का शोरबा तक नहीं बचता था। और एक दिन यह है, भरी हुई पतीली सामने रखकर बैठे हैं। गांठ से 3.5 रुपये लग गए, जो अब पेट में जाकर खनकते भी नहीं। जो तेरी करनी मालिक। इसमें मालिक की क्या करनी है? बसंता जरा तीखा होकर बोला, जो करनी है सब अपनी ही है। आप ही को जोश आ रहा था कि चढ़ाई शुरू हो गई है, लोग आने लगे हैं, कोई अच्छी चीज बनानी चाहिए। मैंने कहा था कि अभी 8-10 दिन ठहर जाओ, जरा चढ़ाई का रुख देख लेने दो, पर नहीं माने। हट करते रहे कि अच्छी चीज से मुहूर्त करेंगे तो सीजन अच्छा गुजरेगा। लो, हो गया मुहूर्त। उसी समय वह आदमी जो कुछ घंटे पहले मुझे चेरिंग क्रॉस पर मिला था, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में उसने मुझे नहीं पहचाना और छड़ी पर भार देकर नत्था सिंह से पूछा, नत्था सिंह एक ग्राहक भेजा था, आया था? कौन ग्राहक? नत्था सिंह चिढ़े मुरझाए हुए स्वर में बोला। घुंघराले बालों वाला नौजवान था, मोटे शीशे का चश्मा लगाए हुए। ये भाई साहब खड़े हैं। इससे पहले कि वह मेरा और वर्णन करता, नत्था सिंह ने उसे होशियार कर दिया। अच्छा, आ गए हैं, उसने मुझे लक्ष्य करके कहा और फिर नत्था सिंह की तरफ देखकर बोला, तो ला नत्था सिंह, चाय की प्याली पिला। कहता हुआ वह संतुष्ट भाव से अंदर टीन की कुर्सी पर जा बैठा। बसंता भट्ठी पर केतली रखते हुए जिस तरह से बुदबुदाया, उससे जाहिर था कि वह आदमी चाय की प्याली ग्राहक भेजने के बदले में पीने जा रहा है। यह थी मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानी मंदी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।